नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको टिहरी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके हैं, देश का नाम रोशन कर सके हैं। और आज टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा खेल और पर्यटन तंत्र हमारे स्थानीय लोगों के लिए जहां स्वरोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर, नए मार्ग खोलने का काम करेगा। हमारी माताएं बहनें जो आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे उत्पादों। और पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवर्तन यात्रा की जनसभा और रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। सिंह धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता, भ्रष्टाचार और भय का माहौल है तथा मातृशक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को उनका डीए और महंगाई भत्ता तक नहीं मिल पा रहा है। धामी ने कहा कि हजारों स्कूल बंद होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और तृणमूल सरकार जनता को डराने की राजनीति कर रही है। ममता दीदी और उनके भतीजे खुले मंचों से कह रहे हैं खुले मंचों से हम पर अंडे भिजवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं और एक सनातनी न तो आपके अंडों से डरेगा न आपके डंडों से डरेगा। हम उस महान संस्कृति के उपासक हैं जो अपने दुश्मनों को भी फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ममता दीदी और उनका भतीजा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ममता दीदी और उनके भतीजे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। सत्ता के लालच में आज वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसे बंगाल का भविष्य नहीं बल्कि अपने वोट बैंक नजर आता है। अब पश्चिम बंगाल की जनता उससे तंग आ गई है, वो बदलाव चाहती है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका आचरण देश विरोधी तत्वों के खाद पानी देने का काम कर रहा है। आज यहां वोट बैंक की लालच में भारत की जनता के हक का पासा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लुटाया जा रहा है, उनके फर्जी दस्तावेज बनाए दिए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान वे नॉर्थ 24 परगना में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी अपने कामकाज और फैसलों के कारण अन्य राज्यों में भी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी, धर्मांतरण कानून और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसलों के साथ विकास कार्यों को लेकर उनकी कार्यशैली की सराहना हो रही है। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है और उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से उन्होंने एक धर्म रक्षक की भूमिका के रूप में उन्होंने जो एक अपनी एक नई छाप बनाई है, वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य ने चाहे विकास की दृष्टि से देखें, चाहे नियम जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे धर्मांतरण कानून की बात करें, वो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। यह पौधारोपण प्रतिदिन एक पौधारोपण संकल्प के तहत किया गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में 6 से 9 मार्च तक हिमालयन दो द टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन टिहरी में किया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन टिहरी द्वारा आयोजित किया गया है। इस मौके पर
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी झील साहसिक पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता का एक प्रमुख केंद्र है और इस फेस्टिवल से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह महोत्सव हमारे राज्य का एक बहुत प्रमुख आयोजन है और इसका उद्देश्य टिहरी गढ़वाल की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक खेलों, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। हमारा ये क्षेत्र जहां वाटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, वेलनेस टूरिज्म के लिए, योगा टूरिज्म के लिए, ट्रैकिंग टूरिज्म के लिए, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचरस टूरिज्म का एक केंद्र है। देहरादून में सनातन और कोटद्वार प्रकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के कई बयान देश की सांस्कृतिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद को सनातन साबित करने की किसी के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोटद्वार मामले में इंसानियत के आधार पर समर्थन देने की बात कही। देखिए, शायद इसी को कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेसी अपने को सनातनी कहते नहीं, हम सनातनी हैं नवीन ठाकुर, किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। तमाम तुम्हारे नेता दर्जन भर से ज्यादा गिना दूंगी जिन्होंने मुस्लिम्स में शादी कर रखी है, तो ऐसे में लेक्चर तुमसे तो कम से कम हमको नहीं चाहिए। और मोहम्मद लगाने के बाद नहीं, इंसानियत की मिसाल जो पेश करी है दीपक ने कोटद्वार के, उसको सराहना करी है राहुल गांधी जी ने। उसकी जान को लगातार जिस तरह से खतरा बना हुआ है, जिस तरह से हर छोटा बड़ा हिंदूवादी संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई उसके सर की कीमत लगा रहा है, कोई उसके व्यवसाय की कीमत लगा रहा है। देखिए, कांग्रेस तो सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है। ये वही कांग्रेस है जो सनातन पर लगातार प्रहार करती है। कोई सा भी मौका हो, कांग्रेस सनातन की बेइज्जती करने में, सनातन का अपमान करने में कहीं नहीं छोड़ती। और ये वही कांग्रेस है जिनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब केवल और केवल मुस्लिम है और कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और उनकी इस बात की जो है तस्दीक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की है, उनके युवराज ने की है। आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार कोटद्वार में जो दीपक कश्यप था, तब तक तो उन्हें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, कांग्रेस को उन पर जो है प्यार उमड़ पड़ा। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर सत्र को सीमित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार साल भर में करीब 60 दिन सदन चलना चाहिए, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल में 36 दिन भी सदन नहीं चला पाई है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सत्र की अवधि कामकाज के अनुसार तय होती है और सरकार विकास के एजेंडे के साथ सदन चलाएगी। बहुत शर्मनाक है। देखिए, संविधान में इन लोगों की कोई आस्था विश्वास है नहीं, ये हम पहले दिन से कहते आए हैं। संविधान में साफ तौर पर कहा गया किसी भी विधानसभा को प्रतिवर्ष 60 दिन का सत्र चलाना चाहिए। 60 दिन तो छोड़िए, हमारा औसत आ रहा है 12 दिन 13 दिन। अगर मैं आपको कुल मिलाकर बताऊं तो 2022 से लेकर आज 2026 तक 32 दिन तक चला है सत्र, और 2017 से पिछले 9 सालों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो 55 दिन का सत्र, यानी कि जो प्रतिवर्ष 60 दिन की मियाद है पिछले 9 सालों में वो तक पूरी नहीं हो पाई है। ये तो रही एक तरफ। सारा ठीकरा भाजपा की तरफ से फोड़ा जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि वो सदन नहीं चलने देते। मैं भाजपाइयों को याद दिलाना चाहती हूं कि ये घोषणा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। देखिए, सत्र को चलाने की अवधि जिस प्रकार से बिजनेस होता है उसी प्रकार से उसको तय किया जाता है, और सत्र की अवधि को कार्य मंत्रणा समिति ही तय करती है। और कार्य मंत्रणा समिति में सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं और विपक्षीय लोग भी होते हैं। उसी बैठक में सत्र की अवधि तय की जाती है। लेकिन सत्र को चलाने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष का होना भी आवश्यक है, और मुझे लगता है कांग्रेस
अपने जो एक विपक्ष का जो धर्म होता है, सकारात्मकता के साथ सत्र में रहना और अपनी बातों को रखना। और अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार में बीजेपी की विशाल जनसभा को संबोधित करें। ये कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। बैरागी कैंप में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और केंद्र की योजनाओं से जुड़ी नई घोषणाएं भी संभव है। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और संगठन को मजबूत करने का संदेश देगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि यह दौरा राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा। गृह मंत्री हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं। साथ ही गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के बजट और मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी फोकस रहेगा। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में जितनी उपलब्धियां माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई है, युवा मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को पर नाम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगला दशक उत्तराखंड का होगा और इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया। 4 साल पूरे होने पर अमित शाह जी इस प्रदेश की सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां हरिद्वार पहुंच रहे। बहुत विशाल जनता की एक कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की उपस्थित रहने की संभावना है। 4 साल पूरा हो रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद देने इस प्रदेश को आ रहे हैं कि इस प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। धामी जी बहुत सुलझे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जनता से चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम स्थल पर मुख्य सचिव आनंद वर्धम, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने पंडाल, मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम से पहले सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर लिया जाए। साथ ही बड़ी संख्या में आने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव आनंद वर्धम की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की सर्वोच्च समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य में मिशन की प्रगति और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल दोनों परीक्षण अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जीआईएस मैपिंग, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर पाइपलाइन नेटवर्क अपलोड और सुजलगांव आईडी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने वर्ष 2026-27 की कार्य योजना, सामाजिक अंकेक्षण और तृतीय पक्ष निरीक्षण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। और आगे बढ़ेंगे। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धम की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अमृत 2.0 के लॉन्च ट्रांच 2 के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना को उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल और एकेश्वर विकासखंड में सतपुली बैराज के निर्माण के पुनरीक्षित प्रस्ताव, हल्द्वानी फायर स्टेशन में आवासों का निर्माण, देहरादून के डांडा लखौंड क्षेत्र में शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन और रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करने के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन का भी ध्यान रखने की हिदायत की।
और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि 21 दिनों तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिस पर पूर्व वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रदेश की विधानसभा कार्यविधि का भली भांति ज्ञान है और 5 दिन के सत्र में भी बिना व्यवधान की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है। मुझे विपक्ष ये बताया कि वो भी सत्ता में रहे, कभी 21 दिन का सत्र लाए क्या? वो सिर्फ इतना बता दें। मैं 21 दिन की बात छोड़िए, 11 दिन लाए, इतना बता दें वो। मतलब अपने जब टाइम पे तो आप की जो अवधि है सत्र की लगभग ऐसी रही है, ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अपने यहां अवधि इतनी और दूसरे के लिए आप निकालने हैं उसमें मीन मेक। आखिर आप सत्ता में रहे, आपको भी पता है बिजनेस के आधार पर ही विधानसभा सत्र निर्धारित होते हैं, विधानसभा की अवधि निर्धारित होती है। हमारा जो राज्य है निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी विधानसभाएं चलती हैं, यदि उतने में फ्रूटफुल हो, गैरसैंण की भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार वह 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत करेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो वही पूर्व मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई और सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे समय पर अपनी केवाईसी पूरी कर लें। लगभग 64% यूनिटों का जो है ई-केवाईसी किया जा चुका है, जिनकी संख्या लगभग 9,56,000 है। और जो रेस्ट बचे हैं इनकी भी केवाईसी के लिए हमें 15 मार्च तक का सरकार ने समय दिया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको उससे पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसमें थोड़ी टेक्निकल समस्या कुछ आ रही है। जो बच्चे जो इनकी 5 साल से कम वाले एज वाले हैं तो उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही, क्योंकि उनको पहले एक बार अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है। और होली के रंग गुलाल का उत्साह बच्चों के लिए कई बार स्वास्थ्य समस्याओं के लेकर भी आ रहा है, जहां पर दून गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास ऐसे कई मामले पहुंचे हैं जहां बच्चों को आंखों और त्वचा से जुड़ी परेशानियां हुई है। डॉक्टर अशोक के अनुसार रंग आंखों में जाने से रेडनेस, जलन और कंजक्टिवाइटिस की शिकायत सामने आई है। करीब 15 से 20 बच्चों को आंखों में विशेषज्ञ के पास भेजा गया है। वहीं कुछ बच्चों में स्किन एलर्जी और कॉन्टैक्ट कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आंखों को और त्वचा में जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एक्चुअली देखें तो इसमें बहुत ज्यादा तो नुकसान जो हमारे बच्चों में अभी तक अधिकतर जो बच्चे आए हैं उसमें आंखों का सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। वो चाहे गुलाल आंखों में पड़ जाना या कलरफुल जो आपका रंग है वो आंखों में चले जाने की वजह से, उसके वजह से रेडनेस बहुत ज्यादा बच्चों में आई है। कंजक्टिवाइटिस वगैरह भी कुछ बच्चों को हुए हैं और ड्यू टू अबीर के चलते या गुलाल के चलते जो है आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है बच्चों में। सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण की अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने की पहल की है। नियोजन विभाग ने इसे बाहरी विशेषज्ञ संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जहां एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि यह सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर और विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर आगामी बजट की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिससे सरकार को बजट की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। नॉमिनल जीएसडीपी ये 2025 वाले में रहा है 3,81,000 करोड़, 3,81,880 करोड़, 3,81,880 करोड़ पर कैपिटा इनकम। इसको हम तुलना करें 2022 से, 2022 में हम 2.54 लाख करोड़ देते
उसकी तुलना में अभी हम 3.81 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं। अप्रैल महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक यात्रियों के आने की संभावना है, जिसके चलते सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि यात्रा को ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इस बार भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा मार्गों के वैकल्पिक रास्तों को भी सुधारने का काम जारी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, ये आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है वो किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।